हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम शंकर आइस इन्वायरमेंट से। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब वाई शेयर चैनल, लाइक दीज वीडियोस, शेयर दीज वीडियोस एज मच एज यू कैन। ओके, तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 3 क्वेश्चंस आए थे इस बार प्रीलिम्स में। तो पहला क्वेश्चन है कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं उसमें वेदरिंग किस में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इसका आंसर एक्चुअली था सी, फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डेट्रीवोर्स इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स है अर्थवर्म्स, जेलीफिश, मिलीपेड्स, सी हॉर्सेस, वुडलाइस। तो आंसर सी है 1, 3, 5, जो कि अर्थवर्म, मिलीपेड्स और वुडलाइस है। ठीक है, फिर देखते हैं इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रख सकते हैं। तो इसका आंसर था डी 1 to 3, निडेरियंस, फंजाई, प्रोटोजोआ। तो इनमें से जो भी है सारे। फिर चैप्टर शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, कि एक इकोसिस्टम के क्या काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो इन्हें 3 हेडिंग्स में पढ़ा जाना चाहिए। पहला है एनर्जी फ्लो, फिर दूसरा है न्यूट्रिएंट साइकिल और तीसरा है इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो पहला है एनर्जी फ्लो। देखिए, एनर्जी फ्लो मतलब सबसे पहले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जान लेते हैं क्या होते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं जिन्हें बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो होता है, उन रिएक्शंस के लिए कुछ तो चाहिए ना, मतलब फ्यूल टाइप का, तो वो होता है एनर्जी। तो जो बेसिक फोर्स होता है जिससे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसे एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी का जो फ्लो होता है उसे ही हम पढ़ रहे हैं। तो एनर्जी का फ्लो हमेशा प्रोड्यूसर लेवल से लेकर कंज्यूमर लेवल, टॉप कंज्यूमर लेवल तक जाता है। ये प्रोड्यूसर हो गया, यानी प्रोड्यूसर मतलब सबको पता है, पिछली बार भी डिस्कस किया था, ग्रीन प्लांट्स, वहाँ से कंज्यूमर की तरफ जाता है। और ये यूनिडायरेक्शनल मतलब हमेशा प्रोड्यूसर से ही कंज्यूमर की तरफ एनर्जी फ्लो करेगा। फिर हर एक स्टेज में आगे जाके हीट के वजह से वो जो ये मान लीजिए ट्रॉपिकल स्टेज है, यहाँ से धीरे धीरे एनर्जी कम होते रहेगी। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम लेवल 5 लेवल्स तक ही होता है। फिर पढ़ना है हमें जो इस ट्रॉपिक लेवल में इंट्रैक्शन कैसे होता है। तो उसे जानने के लिए पहले हमें फूड चेन जानना ज़रूरी है। तो जो सीक्वेंस होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाऊँ आपको, ग्रास हो गया। अब ग्रास को कैटरपिलर खाता है, कैटरपिलर को ये लिजर्ड यानी छिपकली खाती है और इस छिपकली को स्नेक खाती है। ठीक है, तो ये जो आप आपस में जो खाते हैं, मतलब पहले जो घास को ये खा रहा है फिर उसे कोई और खा रहा है, तो ये जो बीइंग ईटन, सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड देन बीइंग ईटन है ना, तो ये जो सीक्वेंस बनती है, ये जो चेन जैसी बन रही है, इसे ही फूड चेन कहते हैं। ठीक है, इसे फूड चेन कहते हैं। फिर ये स्टार्ट होता है प्लांट से। प्लांट के पास कहाँ से एनर्जी आती है? प्लांट के पास एनर्जी आती है सोलर सन से, जिसे कि वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है और फिर वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हर्बीवोर्स को, मतलब जो उस प्लांट को खाते हैं, और फिर जो उस हर्बीवोर को खाता है, ठीक है, वो उसे कार्निवोर बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे कैटरपिलर हर्बीवोर हो गया, उसे खा रहा है लिजर्ड, तो वो कार्निवोर हो गया और उसे खाता है ये स्नेक। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। ठीक है, फूड चेन के प्रकार। तो पहला है ग्रेजिंग फूड चेन। तो यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन में शुरुआत होती है ग्रीन प्लांट से। ठीक है, जो बेस होता है वहाँ पे शुरू होता है ग्रीन प्लांट से, उसके बाद फिर प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो हर्बीवोर यहाँ पे जो कि कैटरपिलर है, ठीक है, वहाँ से शुरू होता है, उसके बाद फिर कार्निवोर की तरफ बढ़ता है। और वही अब इसमें भी 2 प्रकार हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो एक्वेटिक में एग्जांपल्स क्या हैं? पहले है प्राइमरी प्रोड्यूसर, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, उसके बाद उसे जो खाता है वो है जूप्लैंक्टन, और उसे खाता है फिश, और उसे पेलिकन खाता है। तो ये हमारा फूड चेन है। दूसरा फूड चेन है डेट्रिटस टाइप फूड चेन। ठीक है, तो डेट्रिटस हमें समझ में आ जाना चाहिए, हमेशा ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बात कर रहा है। तो ठीक है, जो भी सड़ी गली पत्ते होते हैं और जो भी प्लांट के कुछ पार्ट मर जाते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं, तो उनके जो डेड बॉडीज़ होती है, जो पड़ी रहती हैं, सड़ गल रही होती है, तो उन्हें जो खाते हैं, उन्हें उस जो डिकेइंग पार्ट होता है उसे डेट्रिटस बोलते हैं, और जो उसे खाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खाते हैं, उन्हें कहते हैं डेट्रीवोर्स।
या फिर डिकम्पोजर, ठीक है। तो इस तरह से ये फूड चेन होता है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, लिटर, मतलब कुछ भी ऐसा ही सड़ा गला सा कुछ पड़ा हुआ है, उसे अर्थवर्म खा रहा है, अर्थवर्म को चिकन खा रही है, चिकन को फिर बाज खाता है, ठीक है। ये डेट्रिटस फूड चेन का एक मतलब फूड चेन का एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे डिफरेंस क्या दिया हुआ है ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन में। इनका जो प्राइमरी सोर्स होता है, ग्रेजिंग फूड चेन का प्राइमरी सोर्स हमने देखा था लिविंग प्लांट मास, मतलब लिविंग और एक लिविंग प्लांट होता है। मगर जो डेट्रिटस फूड होता है, उसका फूड चेन होता है, उसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर ही प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन ये दोनों फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। इंटरलिंक्ड कैसे हैं, क्योंकि जो डेट्रिटस फूड चेन है उसका जो डिकेइंग मटेरियल से जो शुरू तो हो रहा है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से शुरू होता है तो हो रहा है, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है, ये आ रहा है ग्रेजिंग फूड चेन से, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटरलिंक्ड है। ये देखिए एग्जाम्पल्स के साथ दिया गया है, जैसे यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर प्लांट का ही पार्ट होता है, ग्रीन प्लांट का, उसे कैटरपिलर खा रही है। ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा कैटरपिलर है, कैटरपिलर को ये फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को फिर बाद में ये सांप खा रहा है, सांप को ये चिड़िया खा रही है यानी उल्लू, ठीक है। तो ये इस तरह से चेन ग्रेजिंग फूड चेन है। और फिर यहाँ पर डेट्रिटस में देख लीजिए, यहाँ पर डेड लीव्स है, यानी ये वही डेट्रिटस हो गया, उसे खा रहे वुडलाइस। और इस बाद में ये है, ये आ गया हमारा ब्लैक बर्ड जो इसे खा रही है, ठीक है। तो डेट्रिटस, फिर डेट्रिटस प्राइमरी डेट्रिटस फीडर और उसे खाने वाला सेकेंडरी डेट्रिटस फीडर। तो फिर ये देखते हैं, क्या आप जानते हैं, तो देखिए जहाँ पे बहुत सर्दी होती है तो वहाँ पे खाने की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। उससे टैकल करने के लिए कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं होते हैं जो कि सो जाते हैं, सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, ताकि उन्हें उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं ना चले और जिसकी वजह से उन्हें खाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया जो बियर होता है उसका जो हाइबरनेशन होता है वो ट्रू हाइबरनेशन से डिफरेंट होता है, मतलब असली हाइबरनेशन से उसका हाइबरनेशन डिफरेंट होता है। तो जैसे ग्राउंड स्क्विरल में देखा जाता है वो कैसा होता है कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है जब हाइबरनेशन में होती है, लेकिन वो बीच बीच में उठती है कभी कभी खाने के लिए और डेफिकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर हाइबरनेशन में लग जाती है, मतलब फिर से सो जाती है। लेकिन जो बेयर होता है उसका ऐसा नहीं है, वो हाइबरनेट करता है लेकिन काफ़ी गहरी नींद में, काफ़ी डीप स्लीप में चल जाता है, लेकिन उसका जो बॉडी टेम्परेचर है उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता, उतना ज़्यादा गिरता नहीं है, लेकिन वो उठता भी नहीं है। बस एक एक्सेप्शन है, एक बार ही उठता है, अगर जो मदर बेयर होती है वो जन्म देने के लिए गिव बर्थ, ठीक है, तो जन्म देने के लिए जनवरी या फरवरी में उठ जाती है, लेकिन फिर हाइबरनेशन में चली जाती है, क्योंकि इस जगह में खाने की बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी कमी होती है। तो फिर बियर सोचता है कि जब खाना ही नहीं मिलेगा तो इससे अच्छा कि मैं सो ही जाऊं ताकि मुझे खाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जो एशियाटिक बियर होते हैं, ठीक है, तो एशिया में उतनी सर्दी नहीं होती, तो वहाँ पे गर्म क्लाइमेट होता है, तो वहाँ खाने की कमी उतनी नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पे हाइबरनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो फूड वेब अब जानते हैं। अब देखिए हमने देखा था फूड चेन, यहाँ पे ये बता रहा है जैसे ये खा रहा है फिर ये खा रहा है तो एक चेन बन रही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसे यही खाएगा। जैसे घास को सिर्फ कैटरपिलर ही खाएगा और कोई और नहीं खा सकता, ग्रास हॉपर भी खा सकता है उसे, ठीक है, और रैबिट भी खा सकता है। तो इस तरह से ये है बताया गया कि ऐसा कोई एक जो वो फूड चेन है वो अकेला अकेला नहीं रहता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही फूड चेन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पे ये बोला कि सेल्डम, बहुत कम होता है कि जब वो अकेले अकेले रहता है एक फूड चेन। तो जो सेम एक ऑर्गेनिज्म होता है, जो सेम ऑर्गेनिज्म वो कई कई सारे मल्टीपल फूड चेन का पार्ट भी हो सकता है, स्पेशली जो लोअर में लेवल यही हमारा हार्बीवोर लेवल में हो गया, ठीक है, और ये फिर लोअर कार्निवोर की तरफ हो गया। तो फूड वेब क्या होता है कि फूड वेब क्या करता है, ऑल पॉसिबल एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट, मतलब हर तरह से। अब यहाँ पे मैं आपको फूड वेब अच्छे से दिखाऊंगी, तो उसमें हर तरह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र होता है, वो दिखाया जाता है। और किसी भी एक फूड वेब में अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट फूड चेन है, अगर उसे हटा दिया जाए तो उसके वजह से अब सडनली बीच में कुछ कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसे बहुत सारे क्या बोलते हैं वो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, ठीक है, कार्निवोर्स खाते हैं, कुछ है कोई ऐसा हार्बीवोर था जो कि अब नहीं रहा, उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उसकी वजह से कार्निवोर्स का खाना भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो वही यहाँ पे समझाया गया कि एक फूड चेन का बीच में का इंटरमीडिएट फूड चेन अगर रिमूव हो जाए तो उससे फूड वेब पर काफ़ी असर पड़ता है। फिर फूड वेब क्या करता है कि इससे
क्योंकि इससे ऑल्टरनेट बढ़ता है खाने का, मतलब ये नहीं है ना कि यही चीज़ खा रहे हैं, सिर्फ घास ही खाया जा रहा है, डियर कुछ और भी खा सकता है। तो इसी तरह से जो ऑप्शंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अभी हम अच्छे से देखेंगे पिक्चर से, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि फूड वेब सर्वाइवल में हेल्प करता है, क्योंकि वो और भी ऑप्शंस अवेलेबल करता है। और सीजन्स के साथ, जैसे हम भी सर्दी गर्मी में खाना हमारा अलग होता है, हम गर्मियों में कुछ अलग खाते हैं, सर्दी में अलग खाते हैं, और अवेलेबिलिटी भी अलग होती है खाने की। तो उसी तरह से जानवरों के लिए भी सीजन्स के हिसाब से प्रेफरेंस और अवेलेबिलिटी चेंज हो जाती है खाने की। अब ये देखिए, वही यही है वेब, ये एक वेब जैसा दिख रहा है, एक जाले जैसा दिख रहा है ना। तो यहाँ पे इस घास को चूहा भी खा रहा है, ग्रास हॉपर भी खा रहा है। इस ग्रास हॉपर को ये मेंढक भी खा रहा है, ये चिड़िया भी खा रही है, और इन दोनों को ये भी खा रहा है, ठीक है। और इसी घास को ये रैबिट खरगोश भी खा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक वेब बना हुआ है। इसे फिर ये लोमड़ी खा रही है, या फिर इसे ये बाज भी खा सकता है, इस चूहे को भी ये बाज खा सकता है, इस फ्रॉग को ये उल्लू भी खा सकता है। इस तरह से ये एक जाला बना हुआ है, इसलिए फूड वेब कहते हैं। तो फिर क्या आप जानते हैं डॉल्फिन्स, प्रोपोइस एंड whales, they are called cetaceans. A cetacean is a creature belonging to a group of water living mammals, ठीक है। तो मैमल तो पता ही होगा कि डैम जो स्तनधारी कहते हैं, ठीक है, उन्हें मैमल्स बोलते हैं, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो फिर डॉल्फिन्स तो मैमल ही होते हैं, तो इसलिए वो फिश नहीं होते। यहाँ पे ये कहा गया उनके पास ना हाइंड लिम्स, मतलब पीछे जो हमारे जो पीछे वाले जो हाथ पैर होते हैं, ठीक है। तो लिम्स को हाथ पैर को लिम्स बोलते हैं। तो उनके पीछे वाले लिम्स नहीं होते, और उनमें एक ब्लो होल नहीं होता, ठीक है, ताकि वो ब्रीथ करते हैं जैसे कि फ़िश में होता है। तो इसलिए वो फ़िश नहीं है। जो वही जाहिर सी बात है कि ये मैमल है। हमें लगता है डॉल्फिन एक मछली है, लेकिन वो है नहीं, वो एक मैमल है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने फूड चेन, फूड वेब पढ़ा, अब हम पिरामिड के हिसाब से समझेंगे। पिरामिड में मेनली 3 पिरामिड्स हैं जो हमें जानना है। वो है नंबर के हिसाब से, मतलब ये स्टार्ट देखिए यहाँ से होता है। पिरामिड हमेशा ऐसे स्टार्ट होता है। जो नीचे का लेवल होता है ये होता है प्रोड्यूसर का, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद जो उसे खा रहा है हर्बीवोर। उसके बाद जो ये टिप होता है ना, यहाँ पे आता है हमारा टॉप कार्निवोर, ठीक है, टॉप कार्निवोर होता है। तो अब यहाँ पे संख्या के हिसाब से, उसकी जो कितनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से ये पिरामिड ऐसे होता है, ठीक है। तो पिरामिड्स 3 प्रकार के हैं। नंबर के हिसाब से, बायोमास उनके मास के हिसाब से, ड्राई वेट के हिसाब से, और तीसरा है एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो प्रोड्यूसर लेवल से लेकर कार्निवोर लेवल तक कितनी एनर्जी रहेगी, उस हिसाब से पिरामिड बनता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर्स दिया गया है। अब पहला एग्जाम्पल दिया है ग्रासलैंड का, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये नीचे से लोअर लेवल से ऊपर जाके घट रही है, इसलिए इसे अपराइट बोल रहे हैं, ठीक है। घटती जा रही है, यहाँ से ऊपर से नीचे घट रही है। अगर नहीं घट रही होती नंबर्स, जो मतलब प्रोड्यूसर से लेकर अगर कंज्यूमर तक सेम नंबर के होते तो वो ऐसा होता ना, सीधा होता ऐसे। लेकिन यहाँ पे घट रहा है, इसलिए यहाँ पे आके जाके सुकुड़ता जा रहा है ऐसा। देख सकते हैं आप, ऐसे करके सिकुड़ता जा रहा है। तो यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन जो कार्निवोर्स है वो कम होता जा रहा है। सिंपल सी बात है ये। तो यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर्स का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ जैसे घास मान लीजिए, यहाँ पे इसे खा रहा है ये ग्रॉस हॉपर, तो ये हार्बीवोर हो गया। यहाँ पे ये प्रोड्यूसर को हार्बीवोर खा रहा है, हार्बीवोर को प्राइमरी कार्निवोर खा रहा है, जो ये चूहा है उसकी संख्या फिर कम हो गई है। फिर इसे खा रही है ये स्नेक खा रहा है, जो सेकेंडरी कार्निवोर हो गया, और इसे जो खा रहा है वो टॉप कार्निवोर हो गया, ठीक है। और इस हिसाब से उनकी पॉपुलेशन धीरे 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 कम होती जा रही है। तो इसलिए ये पिरामिड इस तरह का बन गया अपराइट। यहाँ पे पॉन्ड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तालाब, मतलब छोटे से तालाब का दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जैसे ये प्लैंकटन मान लीजिए, तो इसे खाते हैं, ये इसे ये चिड़िया खा रही है, सॉरी मछली खा रही है, और फिर इसे बड़ी मछली खा रही है, ठीक है ना, इसे बड़ी मछली खा रही है, और फिर बाद में उसे ये बगुला खा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, और इनका नंबर जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये इस तरह से अपराइट हो गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है हमेशा अपराइट ही रहे, ये इन्वर्टेड उल्टा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉप कार्निवोर है वो तो काफ़ी ज़्यादा है मात्रा में, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो काफ़ी कम हो गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो हाइपर पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, इनका ये बहुत ज़्यादा है। पैरासाइट्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पैरासाइट्स हैं यहाँ पे, हाइपर पैरासाइट्स, वो पैरासाइट्स को खाते हैं, और पैरासाइट्स की संख्या कम हो रही है। फिर
इसे ये हार्बीवोर्स जो खा रहे हैं उनकी संख्या और कम हो रही है। और उसके बाद फिर ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे पेड़ हैं, तो पेड़ तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा काटे जा रहे हैं, तो पेड़ की पेड़ का जो स्ट्रेंथ है, पेड़ का जो नंबर है वैसे ही कम है। तो इस तरह से ये इन्वर्टेड हो गया। और ये एक स्पिंडल शेप्ड भी होता है, जैसे कि हमेशा एक ट्रेंड है, यहाँ पे तो कम होता जा रहा है, वहाँ पे भी था ऐसे कम हो रहा था, यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए ये इस तरह से इसका शेप चेंज हो चुका है। जैसे यह जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो कम है, और उससे उससे जो वहाँ पे उसमें जो रह रहा है वो उससे ज़्यादा है, जो इसे खा रहा है वो तो इससे बड़ा है, उससे ज़्यादा है नंबर में। लेकिन जो इसे खा रहा है वो हॉक, वो कम है, वो इस प्राइमरी हर्बीवोर से कम है। ठीक है, उसका उसका स्ट्रेंथ, उसका नंबर इससे कम है। तो ये स्पिंडल शेप में बन गया। तो चलो, ये पिरामिड ऑफ नंबर है ना, ये साइज़ को नहीं देखता, एक ऑर्गेनिज्म के साइज़ के हिसाब से उसे नहीं काउंट करता है। ठीक है, तो जस्ट नंबर देखता है और ख़त्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो ये साइज़ की डिफ़िकल्टी हो जाती है, ठीक है, साइज़ की जो डिफ़िकल्टी होती है, तो साइज़ का ये नहीं ध्यान रखता है। तो इसीलिए ये पूरी तरह से ट्रॉफिक लेवल का जो स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन करने में अक्षम है। ठीक है, ये केपेबल नहीं है। इसलिए हम पिरामिड ऑफ बायोमास को देखते हैं। इसमें मैंने बताया था ड्राई वेट, जो टोटल ड्राई वेट होता है हर ऑर्गेनिज्म का, हर ट्रॉफिक लेवल में एक में टोटल ड्राई वेट कितना है उसे देखा जाता है, और उस हिसाब से ये पिरामिड बनाया जाता है। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म का जो ये हर ट्रॉफिक लेवल में उन्हें सेपरेटली उनका ड्राई वेट मेजर किया है, अलग अलग से मेजर किया है। उसके वजह से जो साइज़ का जो डिफरेंस है ना, क्योंकि वेट तो जिसका उतना ही बड़ा होगा जितना वो उसका साइज़ होगा, तो साइज़ के हिसाब से जो ये साइज़ की डिफरेंस थी उसे यहाँ पे टैकल कर लिया जाता है। क्यों? ठीक है, इस बायोमास को ग्राम पर मीटर स्क्वायर में गिना जाता है। ठीक है, यहाँ पे है अपराइट। ठीक है, ये जो है वो अपराइट है। तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का वो दिया गया हुआ है, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। तो पहले यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे प्रोड्यूसर्स, अब जैसे घास तो बहुत सारी है, तो उनका वेट लिया गया, तो यहाँ पे 1000 kg आ गया। फिर जो हर्बीवोर्स उन्हें खाते हैं उनका वेट लिया गया, तो वो 100 kg हो गया, जो कि इससे कम हो गया। और फिर जो उसे प्राइमरी कार्निवोर उसे जो खा रहे हैं उनका वेट लिया गया, क्योंकि उनकी भी संख्या कम हो रही है, तो फिर उनका वेट लेंगे तो वो इससे कम हो गया है, जो कि 10 किलो है। और ये बाद में आ गया है कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। ठीक है, फिर लेकिन यहाँ पे उल्टा कब होता है, जब ये एक्वेटिक इकोसिस्टम की तरफ जब हम जाते हैं, वहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है वो कम होते हैं, तो फिर उनका वेट भी कम होता है, सॉरी, हाँ, तो उनका वेट भी कम हो जाता है। लेकिन जो उसे खा रही है मछली, उनका वेट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और फिर जो उन्हें खा रही है वो तो देखिए बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, वेल्स हो गए, हमारे शार्क्स हो गए, ये तो काफ़ी ज़्यादा वेट में होते हैं ना, तो इसीलिए उस तरह से उसका वेट बढ़ रहा है। इसीलिए ये जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड है, उल्टा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शनल रोल को हर ट्रॉफिक लेवल में दिखाने में एकदम सूटेबल है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रोड्यूसर लेवल से लेकर कंज्यूमर लेवल तक एनर्जी हमने बताया था कि घटेगी ही। ठीक है, तो इस तरह से ये जाएगा, ऊपर से नीचे इस तरह से जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी, उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ पे ऊपर सबसे ज़्यादा घट जाएगी। तो ये हमेशा अपराइट ही रहेगा, ये जो पिरामिड है। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को दिखाता है, क्योंकि जो सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर वो हीट एनर्जी में आके लॉस हो जाता है। हर ट्रॉफिक लेवल में थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होता है हीट एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से जो ट्रांसफ़र है ना एनर्जी का, हर एक ट्रॉफिक लेवल में दिखाया जाता है इस पिरामिड से। तो ये हमेशा इसलिए अपराइट होता है, ये मैंने बताया था। सबसे ज़्यादा एनर्जी बेस में यानी प्रोड्यूसर के पास होती है, क्योंकि डायरेक्ट सन से आती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी पिरामिड है, ये बायो मैग्निफिकेशन को भी समझा सकता है। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे आगे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। बायो मैग्निफिकेशन में जो टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे पॉल्यूटेंट्स हो गए, या फिर आप आजकल माइक्रो प्लास्टिक सुन लीजिए, तो ऐसे जो
ऐसे जो ख़राब चीज़ें होती है जो हमारे हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, किसी भी के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है, पूरे हमारे इकोलॉजी के लिए भी अच्छे नहीं है, तो वो किस तरह से हमारे फूड चेन में एंटर करते हैं और आगे जाके बढ़ते भी रहते हैं, ठीक है। तो अभी छोटा सा कोई जैसे छोटी सी मछली से शुरू होकर में एंटर कर गया, तो फिर वो बड़ी मछली जो उसे खाएगी वो उसमें जाके और बढ़ जाएगी, तो उसे ही बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, और ये एनर्जी पिरामिड से समझाया जा सकता है। तो जितना हायर होगा पिरामिड लेवल में, जितना ऊपर होगा कार्निवोर, उतनी ज़्यादा बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगी। तो ये देखते हैं, तो पहले एनर्जी देखते हैं। मैंने बताया था सन की एनर्जी, ठीक है, तो सन से आती है, तो इसलिए 100% यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास 100% हो गया, वो जाके आगे जाके प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाता है, तो फिर वो 10% हो जाता है। उसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाके वो 1% हो जाता है, और फिर थर्ड लेवल कंज्यूमर के पास जाके 0.1%, और जो टॉप कार्निवोर के पास पहुंच के फिर 0.1% हो जाता है, और बाकी एनर्जी देखिए लॉस होने लग जाती है हीट के तौर पे। और लेकिन ये बाद में रिसाइकल होती है, जो हमने डेट्रिटस फूड चेन देखा था उसके बाद ये डिकम्पोजर्स के वजह से, क्योंकि सब मर जाते हैं, तो फिर ये बाद में फिर से आ जाता है, ये नीचे चले जाते हैं, उस हिसाब से रिसाइकल हो जाता है, और ये हम आगे फिर देखेंगे, ठीक है। तो पल्यूटेंट्स के बारे में जानना है, पल्यूटेंट्स एट ट्रॉफिक लेवल। तो जो पल्यूटेंट्स होते हैं स्पेशली नॉन डिग्रेडेबल, मतलब जो गलते नहीं है, ठीक है, जो ऐसे हम प्लास्टिक की मान लीजिए, वो नहीं जाता, मतलब वो मेटाबोलाइज नहीं होता, वो गलता नहीं है, ठीक है। हम अगर हम कितने साल भी हम नीचे मट्टी में दबा के रखेंगे, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए प्लास्टिक से सब कहते हैं बचना चाहिए। तो इसी तरह से जो नॉन डिग्रेडेबल इस तरह के पल्यूटेंट्स हैं, वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते रहते हैं। तो फिर जो नॉन डिग्रेडेबल पल्यूटेंट्स हैं, ये मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, ठीक है, इन्हें मेटाबोलाइज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये जो इनकी जो स्मॉल स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, जैसे मैंने अभी बताया था माइक्रोप्लास्टिक, इनकी क्या कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁶, ठीक है, ये है इनका लेवल। लेकिन इस लेवल में भी ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हमें कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें मेन दो प्रोसेसेस से समझते हैं, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब तो इकट्ठा होना होता है, ठीक है। तो बायो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पहले इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो दूसरा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म खा रहा है, उसमें जाके ये बढ़ने लगती है, फिर उसे खा रहे आगे जाके और बढ़ने लग जाती है, ठीक है, ठीक है। ये बायो मैग्निफिकेशन है। तो बायो एक्यूमुलेशन मतलब रेफर्स टू हाउ पॉल्यूटेंट्स एंटर अ फूड चेन। सबसे पहले तो एंटर होगा ना, एंटर हो रहा है, उसके बाद फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पहले सबसे जो फूड चेन के पहले ऑर्गेनिज्म में घुस जाएगा, उसके बाद फिर बायो मैग्निफिकेशन में क्या होगा, वो जाके बढ़ेगा, आगे जाके कॉन्सेंट्रेट होगा, ठीक है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसी को बायो मैग्निफिकेशन मतलब बढ़ रहा है, तो एम्पलीफाई हो रहा है, ठीक है। अब अगर बायो मैग्नीफाई होना है, तो उसके लिए भी पॉल्यूटेंट्स के लिए कोई कंडीशंस होती हैं। वो 3 कंडीशंस ये देख लेते हैं। एक तो वो लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, ज़्यादा देर रहना चाहिए, फिर वो मोबाइल होना चाहिए, फिर सॉल्युबल इन फैट होना चाहिए, और बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए। ये देखते हैं इससे होता क्या है, मतलब ये क्या कंडीशंस है। अगर वो लॉन्ग लिविंग नहीं होकर शॉर्ट लिव्ड हुआ, तो वो क्या होगा, वो जल्दी टूट जाएगा, ठीक है, तो उतना डेंजरस नहीं होगा। फिर वो अगर मोबाइल नहीं हुआ, नॉट इट इफ इट इज़ नॉट मोबाइल, तो वो एक जो ऑर्गेनिज्म में एंटर हुआ था, मतलब एक्यूमुलेट हुआ था, वो उसी के साथ रह जाएगा। वो अगर वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, तो उसके साथ वो भी खत्म हो जाएगा, फिर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो इस तरह से बायोमैग्नीफाई नहीं होगा। फिर अगर वाटर में सॉल्युबल है और फैट में सॉल्युबल नहीं है, तो उससे क्या होगा, वो एक्सक्रीट हो जाएगा, वो उसके एक्सक्रीशन के साथ निकल जाएगा। फिर अगर वो फैट में सॉल्युबल हुआ, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा देर तक रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो फैट होता है वो स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है, वो जल्द मेटाबोलाइज नहीं होता है, तो इसलिए वो उस फैट में रह जाएगा। फिर जो पोल्यूटेंट होता है, उसे ज़्यादातर फैटी टिश्यूज़ में क्या बोलते हैं, मेजर किया जाता है। अब देखिए फैटी टिश्यूज़ में क्या होता है, ये काफ़ी देर तक स्टोर रहता है, ये काफ़ी टाइम तक स्टोर्ड रहता है। तो अब जैसे जो मिल्क होता है, जो फीमेल्स में मिल्क होता है, उसमें मिल्क में तो काफ़ी ज़्यादा फैट्स होता है, तो इसीलिए ये चांसेस है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो मिल्क में ज़्यादा जाके स्टोर हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए मिल्क ज़्यादा ससेप्टिबल, मतलब ज़्यादा प्रोन होता है
टॉक्सिन्स के लिए, ठीक है। तो अगर ये बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये जो पोल्यूटेंट बायोलॉजिकल एक्टिव नहीं हुआ तो आगे जाके मैग्नीफाई नहीं होगा और सीरियस प्रॉब्लम्स कॉज नहीं करेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे DDT है, ठीक है, DDT। देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझाया गया है कि यहाँ पे कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है, फिर आगे जाके ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ रहा है, हर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे तो ये सेम स्पीसीज में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में बढ़ रहा है और आगे जाके बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बाय द हायर द फूड चेन द मोर कॉन्सेंट्रेटेड द पेस्टिसाइड्स बिकम, ठीक है। तो इसी से ये जो ये टॉप कार्निवोर है यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायो मैग्निफिकेशन हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह से दिया हुआ है मैग्निफिकेशन, DDT का कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से वो मैग्नीफाई हो रहा है। एक छोटी सी मछली से यहाँ से पानी है, पानी से प्रोड्यूसर प्लैंकटन फाइटोप्लैंक्टन में गया, फिर उसके बाद जू प्लैंक्टन में, फिर छोटी मछली में, फिर बाद में बड़ी मछली में, और उसे जो उसको जो खा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बायोटिक इंटरेक्शन को, ठीक है। तो फिर आपस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, खाने जब एक को दूसरा खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है, तो उससे इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस इंटरेक्शन को हम पढ़ते हैं किस तरह से होता है, इनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटी ये दिया हुआ है, ये इंटरेक्शन ज़रूरी होता है, फंडामेंटल होता है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो पूरे इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि देखिए एक बैलेंस बना के चलना होता है। ये बैलेंस कैसे आता है? ये बैलेंस इस बायोटिक इंटरेक्शन से ही आता है। तो पहला है म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों, एक स्पीशीज ए और स्पीशीज बी दोनों को फ़ायदा पहुंचता है। फिर कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा पहुंचता है और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ना डैमेज होता है ना ही कोई डैमेज होता है, ना कोई बेनिफिट होता है। और प्रोटो कोऑपरेशन में मतलब दोनों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। फिर अमेंसलिज्म में स्पीसीज ए को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन स्पीसीज बी को नुकसान हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे नुकसान हो रहा है। और पैरासिटिज्म में एक का फ़ायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। प्रीडेशन भी वैसा ही है, उसी कैटेगरी में आता है, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान। कैनिबलिज्म में भी एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान, कंपटीशन में दोनों का नुकसान, ठीक है। यहाँ पे भी उसे और अच्छी तरह से समझाया गया है कि जो म्यूचुअलिज्म में दोनों का बेनिफिट है, वहीं कमेंसलिज्म में स्पीसीज बी का बेनिफिट है, लेकिन स्पीसीज ए को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आता है पैरासिटिज्म में स्पीसीज बी को फ़ायदा पहुंच रहा है, लेकिन स्पीसीज ए को नुकसान पहुंच रहा है। वही न्यूट्रलिज्म में ना स्पीसीज बी को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है, ना स्पीसीज ए को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है, ना इन दोनों को कोई आपस से नुकसान पहुंच रहा है। फिर वहाँ पे अमेंसलिज्म में देख लें तो स्पीसीज बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्पीसीज ए है उसे नुकसान पहुंच रहा है। और कंपटीशन देखें तो स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों को ही इससे नुकसान पहुंचता है। तो देखते हैं अच्छे से ये किस तरह से होता है एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा पहुंचता है, ये हमने पढ़ा था। तो एग्जाम्पल है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में क्या होता है, जो कोई ऐसे कीड़े होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स को उठा के दूसरी जगह में रख देते हैं, लेकिन वो सिर्फ रखते ही नहीं है, उनको वहाँ पे खाना भी मिलता है। उस फूल में, उस पौधे में उस कीड़े को वहाँ पे उसे खाना मिल जाता है। और फिर वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को उठा के रख देता है, तो उसके वजह से जो क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो प्लांट का काम भी बन जाता है, ठीक है। प्लांट को रिप्रोडक्शन में हेल्प हो जाती है उस तरह से। फिर कमेंसलिज्म में बताया था एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे गोबर है, कावडंग है, तो कावडंग में जो कीड़े बैठते हैं, ठीक है, तो कीड़ों का तो अच्छा हो गया, उनके लिए तो खाना मिल गया, लेकिन काव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, वो तो गोबर रख दिया चला गया। कंपटीशन में अब देखिए कंपटीशन, हम ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लिमिटेड सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, सीट्स कम हैं लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो सीट्स कम पड़ती जा रही हैं। अगर 2 ही लोग होते हैं और 2 सीट्स होती तो दोनों के लिए मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग बढ़ रहे हैं तो इसलिए एफर्ट्स भी बढ़ाने पड़ रहे हैं और सीट्स भी कमी हो रही है। उसी तरह से खाने की कमी हो जाती है यहाँ पे। अगर 2 लोग कम्पीट करेंगे तो फिर 2 या फिर और भी बहुत सारे होंगे, खाना कम है लेकिन उसके लिए लोग ज़्यादा हैं, तो उस तरह से खाने की शॉर्टेज हो जाती है। तो उससे स्पीसीज ए स्पीसीज बी दोनों को ही क्या बोलते हैं, कम खाना मिलता है, ठीक है। फिर प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म। अब देखिए एक का तो फ़ायदा हो जाता है, मतलब एक का तो नुकसान हो जाता है, दूसरे का फ़ायदा हो जाता है।
तो प्रीडेशन में क्या होता है, एक मछली दूसरी मछली को खा लेती है, उसे प्रीडेशन बोलते हैं, शिकार करना मेनली। ठीक है, तो एक मछली दूसरी मछली को खाती है, एक मछली का फायदा हुआ, दूसरे का नुकसान हो गया, दूसरी मर गई। पैरासिटिज्म में क्या होता है, जो टिक होते हैं, ऐसे कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अपने होस्ट होते हैं, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनका खून चूसते हैं। तो जो जिस ऑर्गेनिज्म में जाके रहे हैं, वो जिसे होस्ट कहते हैं, उसका तो नुकसान होगा, उसका तो खून चला जा रहा है, लेकिन जो जो ये टिक्स है खा रहे हैं, उसका तो फायदा हो गया है ना, उनको तो खाना मिल गया अपना। फिर अमेंसलिज्म, तो जो एक स्पीसीज है उसका नुकसान होता है, दूसरे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे हमने रेन फॉरेस्ट में पढ़ा होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ये सब में मेनली एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ये सब में क्या होता है कि ज़्यादा धूप होती है, तो वहाँ पे पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनको मतलब वहाँ तक धूप नहीं पहुँचने देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो फिर ये जो छोटे जो पौधे होते हैं, उनका फिर ग्रोथ उसकी वजह से रुक जाता है, इन बड़े पेड़ों की वजह से। तो इस तरह से मेंसलिज्म में उसका फ़ायदा हो गया, फ़ायदा तो किसी का नहीं हो रहा है, तो जो बड़ा पेड़ है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो छोटा पेड़ है उसे नुकसान हो रहा है। न्यूट्रलिज्म में जैसे अभी यहाँ पे एक दूसरे पे मैंने बताया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना बुरा ना अच्छा। तो कोई ये इंटर स्पीसीज़, मतलब दो अलग स्पीसीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसे जो कॉस्ट और बेनिफिट होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। तो इसी तरह से बताया गया है। अब जैसे कि क्या होता है कि इसे ऐसा मतलब समझने की कोशिश की जा रही है कि जो दो स्पीसीज़ हैं वो एक ही जगह में रह रही है, सेम स्पेस में रह रही है, और सेम रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, मतलब सेम खाना, हर जगह चीज़ जो है वो सेम रिसोर्स यूज़ कर रही है, लेकिन उनका आपस में एक दूसरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बस रह रही हैं। ठीक है, फिर आते हैं, देखिए अभी ये चैप्टर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, बायोलॉजी केमिकल, ये भी एक बड़ा चैप्टर है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, तो मैं पार्ट 2 के साथ आती हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग ये देखिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वैशास चैनल को। ठीक है, मैं जल्दी से पार्ट 2 के साथ आती हूँ। ओके, थैंक यू।